गुड इवनिंग। थर्ड रेशियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थर्ड कैटेगरी एक्टिविटी रेशियोज। पहली हमारी रेशियोज थी सोलवेंसी लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरी थी सोलवेंसी रेशियो। लिक्विडिटी के अंदर थी 2 रेशियो, सोलवेंसी के अंदर थी 5 रेशियो। अब तीसरी टर्नओवर रेशियो शुरू करने जा रहे हैं, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज। ये नंबर ऑफ टाइम्स में आएगी ज्यादातर, जिसमें पहली रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरी है डेटर्स। डेटर्स का दूसरा नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर का अपोजिट तीसरा हो जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को बोलेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ है नेट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। ये वाली दोनों न्यू आई हैं 2 साल पहले। पहले ऐसी नहीं होती थी, 4 रेशियोज होती थी। एक बार के लिए रेशियोज के नेम याद करते हैं। पहली है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को बोला जाता है स्टॉक। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो जो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, इन रेशियो में ज्यादा से ज्यादा सेल के हिसाब से सारी रेशियोज निकालनी पड़ेंगी कि आपकी सेल स्टॉक को लेके, डेटर को लेके या परचेजेस क्रेडिटर को लेके। जनरली टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स को लेके कि कितनी बार आपकी इन्वेंट्री घूम जाती है, कितनी बार आपके डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। अभी समझाऊंगा आपको धीरे धीरे, एंट्रीज में रेशियोज में समझ में आएगा। पहले वाइवा के हिसाब से हम तैयार करते हैं। अगर वाइवा वाला टीचर पूछेगा एक्टिविटी रेशियोज के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, टोटल 6 रेशियोज। पहली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड डेटर, डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल, तीसरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो यानी कि क्रेडिटर, फोर्थ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या वर्किंग कैपिटल रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दोनों सेम होती हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी कि करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवी नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सिक्स है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अभी हम ये सारी खत्म करने वाले हैं एक एक करके। इनके क्वेश्चंस 6 की 6 रेशियो करने के बाद करने वाले हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछली रिकॉर्डिंग्स में हो रखा है कि जो रेशियो हो रही होती थी उसके क्वेश्चंस करते थे। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, पहले 6 के 6 रेशियोज तैयार करवाने वाला हूं। रीजन सिंपल है, वाइवा की तैयारी भी हो जाए और चैप्टर भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला देखो क्या है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हम पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसके अंदर पहला हेड होता था इनकम। इनकम के अंदर याद है कौन से 2 हेड होते थे? आरएफओ और अदर इनकम। गलत बोल रहा है गर्व भी, गलत बोल रही है अमन भी। इनकम के अंदर 2 हेड आते थे, एक होता था आरएफओ, आरएफओ को ही बोलते हैं अपन सेल्स, दूसरा होता था अदर इनकम। तो आरएफओ का नाम है सेल्स। अब मुझे बताओ क्या इस एंट्री में आरएफओ है या कॉस्ट ऑफ आरएफओ है? इसको +1 में आरएफओ को ना क्लास +1 में या पार्टनरशिप की बुक में हम बोलते हैं सेल, और सेल की कॉस्ट को बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंपनी में सेल्स वाले, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ना, आपको नाम भी समझ में आते हैं कि नहीं। नॉर्मल क्लास +1 में और पार्टनरशिप की बुक में जिसको हम सेल्स कहते हैं ना, कंपनी वाले, अगर मैं कंपनी की बुक बोलूं जो यानी कि आपकी सेकंड पार्ट की बुक और थर्ड पार्ट की बुक, इसी सेल्स को इज इक्वल टू आरएफओ के नाम से पुकारते हैं और कुछ भी नहीं है। +1 में जिस चीज को हम सेल बोलते हैं, +2 वाले या कंपनीज वाले उस चीज को आरएफओ बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पलक इधर ध्यान दो, थोड़ा पीछे पीछे बोलो। ऑपरेशंस का मतलब कंपनी के कामकाज, रेवेन्यू मतलब पैसा आना, कंपनी के कामकाज से जो पैसा आएगा यानी कि सेल्स। ठीक है जी। तो सेल्स का ही दूसरा नाम होता है आरएफओ। इसकी जो कॉस्ट निकालते थे क्लास +1 में, जिसको हम बोलते थे सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद करो ऐसा होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले होते थे, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस जीपी। ठीक है जी। तो ऐसे ही फिर कंपनी वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो सेल नाम पुकार ही नहीं रहे, वो आरएफओ बोल रहे हैं, तो इसी का नाम पड़ जाता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ और कुछ नहीं है, सीओजीएस का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सिंपल नाम क्या है? सेल। फैंसी नाम क्या है कंपनी का? आरएफओ। वहां का सिंपल नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हेमंत जी थोड़ा बोल लो, सुन नहीं रहा तो बिल्कुल भी, पिछले 5 मिनट से नोटिस कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे इधर। सेल, सेल की कॉस्ट क्या है? ऐसे ही आरएफओ, आरएफओ की कॉस्ट क्या है? नाम अलग है, बाकी वैल्यू या मतलब बाकी मीनिंग सारा कुछ सेम है। +1 में जिसको बोलते थे सेल, +2 में उसको क्या बोलते हैं कंपनी वाले? सेल को क्या बोलते हैं? वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सिंपल मीनिंग बताता हूं, आरएफओ का मतलब होता है ना सेल। 100 रुपए का अगर मैंने सामान बेचा,
बताओ ये कस्टमर को बेचा कि मुझे पड़ रहा है 100 रुपए? RFO है ना, ये कस्टमर को बेचा मैंने 100 रुपए का, और मुझे ये वाला सामान पड़ा 75 में, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ RFO। कॉस्ट ऑफ RFO में हम सिर्फ गुड्स की परचेज का प्राइस नहीं लेते, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वो लेते थे। वो जो इसका डिफरेंस हुआ वो ग्रोस प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसका जो डिफरेंस हुआ ग्रोस प्रॉफिट ही हुआ ना। 75 रुपए का सामान है। अमन जी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ बेटा, जैसे हेमंत था आप भी वैसे हुए पड़े हो। आपको लग रहा है, आप मुझे देख रहे हो कि आपको सुनाई दे रहा है, आप लोगों को सुनाई सुनाई कुछ नहीं दे रहा। थोड़ा ध्यान दो इधर। 75 का सामान मैंने खरीदा या कस्टमर को बेचा? हर्ष जी तू ही जाग जा। 75 का खरीदा, 100 का बीच में मैंने मार्जिन कितना कमाया? तो देखा जाए ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। अगर इसी को मेरे को क्लास +1 में बोलना होता तो मैं बोलता था सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स माइनस COGS, इसका फैंसी नाम RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। कॉस्ट मतलब मुझे कितने की पड़ रही है, RFO मतलब मैं कितने की बेच रहा हूं। कॉस्ट ऑफ RFO निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपने अपने आप बोला, जो गुराक्ष ने बोला, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस जीपी कर दो। 100 रुपए में से जीपी 25 रुपए माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। और एक और कॉस्ट का बड़ा फॉर्मूला होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी कॉस्ट ऑफ RFO होता था। तो COGS के हमने क्लास +1 में दो फॉर्मूले याद किए थे, एक छोटा फॉर्मूला एक बड़ा फॉर्मूला। अब जल्दी से इसी पे आ जाते हैं, ज्यादा डिस्कशन मेरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ RFO। मुझे बताओ अपनी एग्जांपल के हिसाब से ऊपर 75 लेना है कि 100 रुपए लेने हैं? यहां पे ऊपर लेना है 75, है ना कॉस्ट ऑफ RFO है ना कि सेल्स। नीचे फॉर्मूले में क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ये रेशियो बताती क्या है? ये रेशियो बताती है कि आपकी इन्वेंट्री एक साल में कितनी बार घूम जाती है, कितनी बार आप खरीदते हो या उसको बना लेते हो फिर उसको बेच देते हो। मतलब एक मशीन में कितने गेड़े आपने दे दिए, एक साल में इन्वेंट्री के आपने कितने गेड़े दे दिए, इसको बोलते हैं। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ RFO की। अगर मैं सिंपल ये ट्रेडिंग अकाउंट लेता हूं, ये सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट जो क्लास +1 में भी था, पार्टनरशिप फर्म में भी था, जहां पे देखो मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया 150, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके लिया 260, वेजेस कैरिज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड, ये सारे बोलते हैं हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी को नहीं पता तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी भी फैक्ट्री में या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड हो, जिसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं आएगा, सैलरी का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री के खर्चे नहीं है, वो सेलिंग के या ऑफिस के खर्चे हैं। और इस तरफ आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाय सेल्स RFO। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकम मेरी टोटल कितनी बनी? 200 प्लस 500, बोलो टोटल इनकम कितनी बनी? 700 में से सेल कितनी है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? इसमें से अगर मैं ये वाले सारे खर्चे माइनस कर देता हूं, डेबिट वाले सारे खर्चे माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। 265 रुपए मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब सीओ कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरे को कॉस्ट निकालनी है, या तो मैं इस सेल में से जीपी माइनस कर दूंगा, सेल में से जीपी माइनस कर दो, जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया था 100 में से 75 माइनस कर दो। यहाँ पे मे बी मैंने 130 माइनस 35 को और लिया होगा। हमारी एग्जांपल में जो मैंने आपको एग्जांपल बोली थी, सेल मैंने मानी थी 100 रुपए, ग्रोस प्रॉफिट मैंने माना था 25 रुपए, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 75। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ RFO का छोटा फॉर्मूला देखो, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगा। सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ RFO का, ये वाला बड़ा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो फॉर्मूले में जो भी क्वेश्चन में डेटा होगा, जो आपको आसान लगे वो वाला डेटा यूज कर लेना, नहीं तो दोनों में से कोई एक ही तरह का डेटा गिवन होगा। अपॉन क्या करना है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि पिछले साल का, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस साल का, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे मैंने लिया है 100 प्लस 290 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 125। तो फॉर्मूला पता है क्या बन रहा है यहाँ पे? 195। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 95 अपॉन 195, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
उसके बाद मुझे ये देखना होता है, ये पहली ऐसी रेशियो आ रही है जहां पे ना इसकी एक सेकंड सब पार्ट भी निकालना पड़ेगा। सेकंड सब पार्ट होता है एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है इन्वेंट्री को आप कितने दिन के लिए मेनली फैक्ट्री में रखते हो, यानी कि कितने दिनों के बाद सेम इन्वेंट्री दोबारा से रिसाइकल होती है, दोबारा से गेड़ा खाती है, कि कितने टाइम में आप उससे सामान बनाते हो या बेचते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 365 डेज, अगर वीक में है तो 52 वीक्स, अगर मंथ में है 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स अपॉन आईटीआर, जो भी अभी आप आईटीआर निकाल के आए हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोरफो निकला। कोरफो की फुल फॉर्म बोलना एक बार, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन होता है एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ आया था 40 लाख रुपए, 40,000 मान लेते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री आया मेरे पास 10,000। बताओ आईटीआर कितनी निकलेगी? 4 टाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि 4 बार साल में आपकी इन्वेंट्री गेड़ा खा जाती है, 4 बार आपकी इन्वेंट्री रिसाइकल हो जाती है। मतलब कि आप किसी भी रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके बनाने पर साल में 4 बार कर लेते हो टोटल। तो देखा जाए तो ये मेरी इन्वेंट्री मेरी दुकान में कितना टाइम पड़ी रह गई, अगर मैं इसको मंथ के हिसाब से करूंगा ना, एक साल में, ठीक है, तो मेरे को एवरेज होल्डिंग पीरियड निकालना है। इसके बाद ये फॉर्मूला पूछेगा वाइवा वाला टीचर आपसे। तो ऊपर 12 मंथ ले लो, नीचे 4, किसका फोन बच गया? एवरेज होल्डिंग पीरियड मेरे पास क्या निकल के आई है? 3 मंथ्स। तो कहने का मतलब है नॉर्मली ना आपकी दुकान में इन्वेंट्री 3 महीने के लिए पड़ी रहती है। गर्व पहले फाइन किसका था? उसका फाइन रहता है ना, पवन का। साथ में आनिक का भी लिख दियो, मैंने पहले बोला फोन सामने जमा होने चाहिए। एवरेज होल्डिंग पीरियड का सिंपल मतलब 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब समझ रहे हो, आपकी दुकान में ऑन एन एवरेज, आपकी फैक्ट्री में ऑन एन एवरेज एक बार इन्वेंट्री 3-3 महीने के लिए ब्लॉक है, 3-3 महीने के लिए पड़ी रहती है। ये जितना होल्डिंग पीरियड कम होगा आपकी कंपनी के लिए ज्यादा बेटर है, समझ रहे हो, ताकि जल्दी बने, या कम स्टोरेज रखो, या रेंट आपका कम पड़ेगा, या जल्दी से जल्दी घूमे तभी तो सामान बनेगा और बिकेगा। तो पहली रेशियो आपकी खत्म हुई है। अगर आंसर ना कुछ दिया हो तो डेज में निकालना पड़ता है। जैसे डेज में अगर हम इसी का क्वेश्चन का निकालते, अगर एवरेज होल्डिंग पीरियड मंथ में निकालिए, अगर मैं डेज में निकालता 365 डेज अपॉन 4 रेशियो 91.25 यानी कि 92 दिन, 92 डेज, यानी कि ऑन एन एवरेज आपकी दुकान में 92 दिन इन्वेंट्री पड़ी रहती है। जितना इन्वेंट्री कम पड़ी रहेगी आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। और ये कब आएगी? जब आपकी रेशियो ज्यादा होगी, आईटीआर ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला एक बार के लिए फिर से याद करते हैं, एवरेज टर्नओवर रेशियो, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ के दो फॉर्मूले, कॉस्ट ऑफ आरएफओ के दो फॉर्मूले, पहला स्क्रीन पे है, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। सेल का दूसरा नाम क्या होता है? आरएफओ माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो कॉस्ट आ जाएगी। या अगर ऐसा सिंपल डेटा ना गिवन हो, ऐसा डेटा गिवन हो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री बंदा ले कम फिर उसको बेचिए, फिर तो डर इन्वेंट्री अगर 50,000 की 3 महीने में अगर लेके 20,000 की, हाँ तो ये अपना तो एक तरह से मैथमेटिक्स है ना। अब ये वाली रेशियोज जो हैं जो तू बोल रहा है, अब ऐसे तो जो इनके सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, फॉर एग्जांपल मैंगो, जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं वहां पे भी तो इन्वेंट्री स्लो मूविंग होगी ना। तो ये तो हमारा मैथमेटिक्स है कि ज्यादातर क्या चलता है। जो हम बात कर रहे हैं वो अब हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, वो तो हो सकता है, ऑब्वियस है। सेकंड रेशियो हमारे पास आ रही है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। पहली रेशियो क्या खत्म हुई है? स्टॉक टर्नओवर यानी कि इन्वेंट्री। दूसरी है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। डेटर्स को आप सामान बेचते हो, कल सारा एग्जांपल बताया था डेटर और बीआर में, डेमो भी दिया था आपको, लाइव डेमो दिया था। डेटर्स को हम सामान बेचते हैं, तो इसलिए अब ऊपर सेल नहीं आ रही, ऊपर आरएफओ आ रहा है। देखो आरएफओ भी कौन सी? डेटर को आप सामान उधार पे बेचते हो या कैश में? डेटर्स हम बोलते ही उसी को हैं जिसको हमने उधार पे माल बेचा है, इसलिए अब ऊपर आ रहा है क्रेडिट आरएफओ, सिंपल लिखवाया हुआ है ये देखो, क्रेडिट सेल्स। सिंपल क्रेडिट सेल मैं किसको बेचता हूं? कल याद है 2 बंदों को मैंने क्रेडिट सेल बेची थी, गर्व को और विनय को। गर्व से मैंने साइन करवा लिए थे, विनय से साइन नहीं कराए थे। यानी कि जिनको मैं उधार पे माल बेच रहा हूं उसको डेटर्स भी कहते हैं, उसको बिल रिसीवेबल भी कहते हैं।
और दोनों को इकट्ठा मिला के बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। कल के डेमो में बताया था ये। तो अब इसका फॉर्मूला याद करते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो का, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। पिछले कई सालों से ये बुक में वर्ड जो होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, क्रेडिट सेल अपॉन, भाई साहब इधर, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल आपको पता ही है यार क्या होता होगा, जो माल उधार पे बेचा। अगर क्वेश्चन में टोटल सेल दिया हुआ है 10 लाख, कैश सेल दी हुई है 2 लाख, तो क्रेडिट सेल कितनी निकली? तो मतलब यहां पे अगर मेरे को क्रेडिट सेल निकालना हो तो टोटल में से या तो कैश माइनस कर दो, या अगर टोटल क्रेडिट कैश सब कुछ दिया हो सिर्फ क्रेडिट सेल ले लेना अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा। एवरेज हाँ जी, अगर सिर्फ सेल लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट मान के चलेंगे रेशियो वाले चैप्टर में। जी हाँ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, पहले आपको सीखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स और बिल रिसीवेबल, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, फिर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन 2। पिछली बार वाइवा वाले ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे, पिछले से पिछले साल की बात बता रहा हूं, जब ये रेशियो का फॉर्मूला पूछा था ना, कहते ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताओ। बड़े सारे बच्चों ने क्या बताया, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब उनसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पूछा गया उन्होंने आंसर बताया ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। गलत था, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर लेना है प्लस क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग बीआर लेना है। इन सीधा आप ये बोल लो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में चारों अलग अलग दिए हुए तो ओपनिंग वाले प्लस क्लोजिंग वाले प्लस डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेटर एंड बीआर। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर, कई बार क्वेश्चन में ना डेटर्स ही नहीं गिवन होते, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। ये प्रैक्टिकल में आएगा, वाइवा वाला टीचर नहीं पूछ सकता। तो मैं अभी के लिए एक बार बात कर रहा हूं, ये जब हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ये मेनली तब समझ में आएगा। इन केस अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर गिवन ना हो, यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, मुझे बताना क्या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल सकता है बिना क्लोजिंग के? क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या क्या आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर क्लोजिंग गिवन ना हो तो निकालना पड़ेगा। कैसे? ओपनिंग डेटर ले लेना, उसमें सेल्स ऐड कर देना, फिर माइनस कर देना जो जो डेटर ने पैसा दे दिया, जो बैड डेट्स हो गया, जो डिस्काउंट हो गया, जो प्रोविजन, मतलब जहां जहां से डेटर का पैसा खत्म हो गया वो माइनस कर देना, बाकी ओपनिंग वाला ले लेना। ओपनिंग वाले में जो डेटर ने मुझे पैसा दे दिया माइनस कर दो, कोई बैड डेट्स, कोई डिस्काउंट, कोई प्रोविजन, वो माइनस कर देना, तो उससे क्लोजिंग डेटर निकल आएंगे। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा थ्रेटिकल है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा, जब क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा। यहाँ पे मैंने डेटा लिखा हुआ है 1000 प्लस 2000। 1000 पे मैंने डेटर से पहले लेना था, 2000 का और उधार पे बेच दिया, कितने हो गए 3000। इसमें से 3000 में से 1800 रुपए मुझे डेटर दे के चला गया, बाकी कितने रह गए 1200। 150 के बैड डेट्स हो गए, 30 के डिस्काउंट हो गए, और बाकी 200 रुपए का प्रोविजन या रिटर्न बना लिया। तो अब मुझे डेटर से और कितना पैसा लेना है, ये वाला सारा कुछ माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग डेटर। इस क्वेश्चन में एवरेज डेटर निकाल के बताओ कितना आएगा। गलत है, इस क्वेश्चन में एवरेज डेटर निकाल के दिखाओ कितना आएगा। 900। तूने कितना बोला था? अच्छा, मुझे लगा 200 बोला था, तो 910। अब ठीक है, पहले 200 ही बोला था ना। तो इस क्वेश्चन में हमने, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन नहीं था, क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं था। तो क्लोजिंग डेटर हमने कैसे निकाल लिए, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस कर दो सेल रिटर्न, माइनस जो उसने कैश दे दिया, माइनस बैड डेट्स, माइनस डिस्काउंट। तो क्लोजिंग डेटर अगर एक बार के लिए मेरे पास आ गए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके डिवाइड बाय 2। इस क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगी, कितनी निकलेगी? इसी क्वेश्चन में जो हमारी रेशियो क्या चल रही है, डेटर टर्नओवर रेशियो चल रही है ना, क्या निकलेगी? हाँ, तो क्रेडिट सेल मेरे पास कितनी है इस क्वेश्चन में 2000, डिवाइड किससे कर देंगे 910 से, तो रेशियो आ जाएगी। उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। पिछले वाले का याद है हमने क्या निकाला था, इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या नाम दिया था उसको हमने, याद है?
तब हमने नाम दिया था, 4 जो आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था, किसी को याद? एवरेज होल्डिंग पीरियड। कि मेरी इन्वेंट्री में एक मतलब अपनी इन्वेंट्री कितने टाइम के लिए होल्ड करता हूं ऑन एन एवरेज। यहां पे क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहाँ पे होल्ड, देखो इन्वेंट्री हम होल्ड करते हैं, दुकान में पड़ी रहती है, और डेटर से हमें कलेक्शन होती है। कलेक्शन का मतलब है, हम कई बार सुनते नहीं है अपने पेरेंट्स से, आज मैं कलेक्शन पे जा रहा हूं किसी पिंड में, किसी कहीं पे, क्यों? क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा हुआ है, 10-20 दिन के बाद टाइम आ गया उससे पैसा निकलवाने का। तो सेम ऐसे ही एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है। ऊपर वाले का एवरेज होल्डिंग पीरियड, इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला इसका भी वही है, 365 डेज अपॉन वही वाली रेशियो। तो यहां पे एक क्वेश्चन में मैंने ये एज्यूम किया 365 डेज है और हमारी रेशियो आई है 15, तो दिन निकले 24.3 यानी कि 25 दिन। यानी कि ऑन एन एवरेज आपको आपका डेटर 25 दिनों के बाद पैसे देता है, आपका पैसा 25 दिनों के लिए ब्लॉक रहता है। मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा एक, 3000 डिवाइडेड बाय 200। ये मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहा हूं, इसको डिवाइड करना कितना बनेगा? 15 ही बनेगा ना, देखना। अरे 3000 डिवाइडेड बाय 200, 15 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 15 टाइम्स। ये मेरी कौन सी रेशियो है? जो मेरी सेकंड रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 15 टाइम्स का मतलब गुराक्ष करियो गैस एक बार। डेटर टर्नओवर रेशियो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्न, कह सकते हो, बहुत बढ़िया। कि मेरे को 15 बार साल में 15 बार मेरे को कलेक्शन करनी पड़ती है। डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, साल में 15 बार कलेक्शन करनी पड़ती है या कलेक्शन पे जाना पड़ता है। अब इसी का मैं अगर एवरेज होल्डिंग पीरियड निकाल लूं, इसी का सेकंड पार्ट, सिर्फ यही थर्ड कैटेगरी है जिसके अंदर दो दो पार्ट निकलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का होल्डिंग पीरियड निकाला था, ट्रेड रिसीवेबल वालों का कलेक्शन पीरियड निकाला था, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आपको डेज के हिसाब से निकाल के आना है पेपर में। सर ये पेपर में आता है तभी करा रहा हूं, ठीक है, तो मैं वेला नहीं हूं, ऐसे ही करा रहा हूं, ये एग्जाम में आता है। डिवाइडेड बाय डीटीआर यानी कि उस रेशियो का नाम, 24.3 यानी कि 25, 24.3 डेज आया ना, मतलब जो अगला दिन भी शुरू हो गया तो 25वां दिन बैठ गया। लॉजिकली देखना, बात आपको समझ में आ रही है? अगर 24 डेज पॉइंट कुछ डेज आ गए, मतलब 25वें दिन तक नौबत आ गई ना, तो इसलिए इसका कभी भी जो आप वो निकालोगे ना, क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ, वो हमेशा नेक्स्ट पे निकलता है। आप ये थोड़ी कह सकते हो मैं 25वें दिन दोपहर से पहले पहले पैसा लेके आ गया तो 24वें को टिक कर दो। इसमें लॉजिकली जो डेसिमल या राउंड ऑफ होता है ना, चाहे 0.1 भी हो, वो हमेशा अगले दिन का बैठता है, यानी कि 25 डेज का। इसका सिंपल मतलब देखो, 15 टाइम का मतलब गुराक्ष ने बता दिया कि ऑन एन एवरेज हर मतलब साल में 15 बार हम कलेक्शन करते हैं, कुछ ऐसा। 25 दिन का मतलब है कि मुझे मेरे डेटर की कलेक्शन, जो मैंने उधार पे सामान बेचा है ना, 25वें दिन जाके वो मुझे मेरा पैसा वापस करता है। 25 दिन के बाद कितना लगता है? हाँ, अब देखो ये एवरेज होल्डिंग पीरियड है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। इसका जरूरी मतलब ये नहीं होता मैं हर 25वें दिन के बाद जाके गांव में अपने कस्टमर से पैसा लेने जा रहा हूं। कोई 10 दिन के बाद दे देता है, कोई 60 दिन के बाद। मैंने एवरेज निकाला बिजनेस में कि बिजनेस में मेरा जो कलेक्शन है हर 25वें दिन के बाद मुझे पैसा रिकवर होता है। अब मुझे बताओ, एवरेज कलेक्शन पीरियड बिजनेस के हिसाब से बोलना, ग्राहक के हिसाब से नहीं, सेलर के हिसाब से। एवरेज कलेक्शन पीरियड कम अच्छा या ज्यादा अच्छा? बंदा तो कहेगा यार कलेक्शन पीरियड की नौबत ही ना आए, सेम दिन पे मिल जाए। लेकिन क्या दुकानदारी में ऐसा होता है? जिनके पेरेंट्स दुकानदार हैं उनको पता है उधारी के बिना आज की डेट में काम नहीं चलते होते। अब उधार बंद करो, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, सो सिंपल। कुछ ऐसे बाकी अलग कुछ काम होते हैं डॉक्टर के, वो अलग एक्सेप्शंस है। लेकिन हमारे कामों में क्या होता है, अगर उधार नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, तीसरी रेशियो शुरू हो रही है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ऊपर डेटर खत्म हुई है, पलक थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। इधर तीसरी वाली पे गैस करोगे अब अपने आप? ट्रेड रिसीवेबल का बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल में क्या क्या दो चीजें आती होंगी, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। ऊपर ट्रेड रिसीवेबल में हमने क्या अपॉन क्या लिया था, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहां पे क्रेडिटर से हम सेल करते हैं कि परचेज सिर्फ, और ऊपर देखो चेंज क्या हुआ है इस फॉर्मूले में, सेल की जगह क्या आ गया है,
नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल आ गया, बाकी सारा सेम है। नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला टोटल माइनस कैश माइनस सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न जो भी होगा। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है इस रेशियो का कंक्लूजन पढ़ के देखना, समझ में आता है। हायर रेशियो बेटर इट इज बिकॉज इट इंडिकेट्स यू आर पेइंग क्विकली टू योर क्रेडिटर विच इज गुड फॉर अवर बिजनेस। देखो तुम्हारा दिमाग चला होगा यहां पे निठल्ले वाला, भाई साहब हायर द बेटर क्यों आ रही होगी, या तो मैं बहुत टाइम के बाद पैसा दे रहा हूं। देखना ये कंक्लूजन आपको समझ में आता है, फिर मैं आगे डिस्कस करूं। हायर द बेटर यानी कि नेट क्रेडिट परचेज की पहले बात करते हैं। नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस, एक बार फिर से, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो वो आ गई क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल का, एवरेज ट्रेड पेबल के ब्रैकेट में देखना क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। इसका फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ऊपर ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बीपी अपॉन 2। इसमें क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है एवरेज पेमेंट पीरियड। यहां पे नेट क्रेडिट परचेज में हमने हायर द रेशियो बेटर इसलिए बोला था, जितनी बार ज्यादा सामान खरीदेंगे, मुझे खुद बताओ एक जर्नल जिसके पेरेंट्स दुकानदार हैं, आप लोग सच में ज्यादा बार सामान खरीदना प्रेफर करोगे या कम बार? रीजन सिंपल, जितना खरीदेंगे उतना जल्दी बेचेंगे। कोई बंदा सामान जल्दी से जल्दी क्यों खरीद रहा है, क्योंकि बिक जल्दी से जल्दी रहा है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। ज्यादातर ना हर बार मुझे बच्चे कहते हैं सर सामान खरीदना हायर द बेटर कैसे हो गया, इसमें तुम्हारा पैसा जा रहा है। ये तो हो गया एक आम जिंदगी। भाई तुम एक एस्पेक्ट देख रहे हो ना, सामान ज्यादा खरीद रहे हैं पैसा जा रहा है, अरे भाई बिक रहा है तभी तो आप खरीद रहे हो, समझ रहे हो, तभी तो खरीदेंगे क्योंकि बिक रहा है। इसलिए इसका वो कंक्लूजन लिखा हुआ है हायर द बेटर। एक बार फिर से इसका रीजन पढ़ना। एक तो आप क्विकली क्रेडिटर को पे कर रहे हो जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, और इसका साइड रीजन क्या है, सेकंड साइड रीजन, क्योंकि आपकी सेल हो रही होगी इसलिए बार बार आप परचेज कर रहे हो। अब इसका कलेक्शन पीरियड है, पहले वाले का था होल्डिंग पीरियड, दूसरे का है कलेक्शन पीरियड, तीसरे वाले का देखना एवरेज पेमेंट पीरियड, वही 365 डेज अपॉन उस रेशियो। ये क्या दिखा रही है, इसका आंसर डेज में। और इफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन देन सोल्व द क्वेश्चन विद द टोटल परचेज। यहां पे अगर मैं आंसर निकालूं 365 डेज अपॉन कुछ वैल्यू लेना यार, यहां पे 73 ले ली मैंने, 73 टाइम्स, होता तो नहीं है खैर वैसे 73 टाइम्स, कितना बनेगा इसका आंसर 5 डेज। मतलब वैसे समझाने के लिए, यानी कि आप अपने हर क्रेडिटर को, बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है किसी किसी को तो, सामने वाले के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे लिए भी बढ़िया, कर्जा मुक्त हो रहे हैं हम। हाँ जी, उसकी सामने वाले की, हाँ मतलब यहां पे आपको समझ में आ गया 365 डेज अपॉन उस रेशियो का नाम 5 डेज। 5 डेज का मीनिंग क्या है, 5 डेज का मीनिंग है हम अपने क्रेडिटर की पेमेंट हर 5वें दिन कर देते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दिखेगा ही नहीं, 5 दिन की हमारे क्वेश्चन में उधार ही नहीं होती, नॉर्मली उधार चलती है 20 30 40 दिनों की, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है जी, चौथी रेशियो पे आगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसको किसके साथ मेरे को कंपैरिजन करना है, इस रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो का दूसरा नाम क्या था, लिक्विडिटी रेशियो में जो पहली थी करंट रेशियो, उसका दूसरा नाम था वर्किंग कैपिटल रेशियो। यहां पे वर्किंग कैपिटल रेशियो है, देखना यहां पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। तो यहां पे ऊपर देखो क्या ले रहे हैं, यहां पे ऊपर ले रहे हैं नेट आरएफओ। यार ये कहां कहीं पे और भी लिया था नेट आरएफओ, पहले वाले में तो कोरफो लिया था, कोस्ट लिया था भाई। जो कह रहा है पहले वाले में, मैं एक बार के लिए स्क्रीन पे दिखा देता हूं, पहले मेरे को फर्स्ट वाली, अच्छा जो हमने यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में पहली ली थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आपके सामने है, वहां पे हमने कॉस्ट ऑफ आरएफओ ली थी, नेट आरएफओ नहीं ली थी। अब मेरे पास चौथी जो रेशियो है, फोर्थ रेशियो है, क्या नाम था फोर्थ रेशियो का, नहीं यार नहीं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ना डेंजरस है, ऊपर ले लिया नेट आरएफओ, अभी तक मैंने सामने स्क्रीन पे नहीं दिखाया, कोई गैस करना चाहेगा नेट आरएफओ का फॉर्मूला क्या बनता होगा, सेल्स माइनस माइनस कैश सेल,
ठीक है, ठीक है जी, सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा है आधे बच्चों का। देखो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, मेरे को जो एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों को नेट आरएफओ, नेट आरएफओ अभी तक ऊपर के जितने 3 फॉर्मूले किए कभी भी नहीं आया भाई नेट आरएफओ। मैं आपको याद करवाता हूं, नहीं आया। पहले में आया था कॉस्ट ऑफ आरएफओ, पहले में आया था कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दूसरे में आया था नेट क्रेडिट आरएफओ, जो सेकंड आया था ना नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, तीसरे में परचेज था। तो नेट आरएफओ भी पहली बार आ रहा है। सेकंड में क्या था डेटर टर्नओवर रेशियो में, कोई बताएगा ईशान? सेकंड में क्या था डेटर टर्नओवर रेशियो में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल, और यहां वर्किंग कैपिटल रेशियो में चौथी रेशियो में क्या है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं एक, कैश सेल सेकंड वाली रेशियो में लेनी है कि फोर्थ वाली में? कैश वाली सेल कहां पे इग्नोर करनी है? दूसरी वाली में। दूसरी वाली में कौन सी सेल लेनी है? चौथे वाले में कौन सी सेल लेनी है? कैश प्लस क्रेडिट अपॉन, अब इधर देखो, अच्छा पहली रेशो में अपॉन क्या था? पहली रेशो में अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दूसरी रेशो में अपॉन क्या था? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तीसरी में क्या था? एवरेज ट्रेड पेबल, चौथी में एवरेज है ही नहीं। ये यहां पे लिखवाया था स्पेशली, यहां पर एवरेज नहीं है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो नेट सेल्स ये है अब आपके सामने, देखना ठीक लिखा हुआ है नेट सेल का फॉर्मूला, कैलकुलेशन देखना ठीक हो रखी है क्या? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। यहां पे हमने क्या लिया है? यहां पे हमने कैश सेल भी ली है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में हमने कैश सेल नहीं ली थी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के हिसाब से मुझे बताओ क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या लेते हैं हम? नेट आरएफओ, नेट क्रेडिट आरएफओ, तो 80,000 माइनस 6,000। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या क्या का कंपैरिजन करवा रहा हूं? सेकंड का और फोर्थ का कंपैरिजन करवा रहा हूं। सेकंड ऑप्शन देखना ये क्या लिखा हुआ है, क्या किसी को अपने आप समझ में आता है? सेकंड ऑप्शन में नेट आरएफओ कैसे निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो सेल आ जाएगा। इन केस अगर मुझे क्वेश्चन में सेल नहीं गिवन लेकिन कॉस्ट गिवन है 75, प्रॉफिट गिवन है 25, तो सेल कितनी आ गई? 100। तो यानी कि सेल को निकालने के दो तरीके हैं, या तो टोटल सेल में से रिटर्न माइनस कर दो अगर ना गिवन हो, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो। कॉस्ट कौन सी होती है? जो मुझे पड़ रही है या जो मैं कस्टमर को दे रहा हूं? उसमें मैं मार्जिन ऐड करूंगा, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? सेल। ओके है जी। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये हमने बहुत बार किया हुआ है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट। क्या ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल लेना है? इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया हो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लोजिंग भी, तो ये क्लोजिंग वाला होता है हमेशा। जब क्वेश्चन में कुछ ना हो ना, वो हमेशा क्लोजिंग वाला लेना होता है हमने। ये पढ़ के देखो यार, ये एग्जाम, ये आपको क्वेश्चन आया था बोर्ड में, पढ़ना नोट नंबर 3 यहां पे खत्म। इफ इन एनी केस आरएफओ इज नॉट गिवन देन कोरफो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ की शॉर्ट फॉर्म को मैं क्या बोलता हूं? कोरफो विल बी टेकन। अनिक इसकी यार इंप्लीकेशन बताइयो नोट नंबर 3 की, अगर तूने सच में पढ़ी है क्या मीनिंग निकल रहा है? ये बहुत डेंजरस मीनिंग निकल रहा है। आप लोगों को अभी लग रहा है, आप लोगों को इस कम से कम 5-6 क्वेश्चन में मैं फंसाऊंगा पूरे अगले 2 महीने। लॉजिकल है वैसे ये, कोस्ट से कम बेचेंगे नहीं। अगर हम वैसे बात करें कोस्ट से कम, ये वैसे ये लॉजिकल तो हुआ ना। अगर हम नॉर्मल बात करें, यहां पे हमारा ये कौन सी रेशियो चल रही है गुराक्ष अपनी? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ऊपर क्या ले रहे हैं हम? ऊपर क्या ले रहे हैं? नेट सेल्स, नेट आरएफओ। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आरएफओ ही गिवन ना हो तो कोरफो ले लेना, मतलब उसकी कॉस्ट ले लेना। लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आरएफओ हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर हमें मैथमेटिकली क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कम से कम इतने में बेचेंगे, कितने में? जितने में कॉस्ट पड़ रही हो। पांचवी रेशियो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, पांचवी रेशियो है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। गर्व इधर, गुराक्ष बैठना है इधर, देख अब
पांचवी रेशो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ये 2 साल पहले न्यू आई थी, पांचवी और छठवीं। नेट एसेट टर्नओवर रेशो का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। नाम याद करो पहले, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। इसमें फॉर्मूला नेट सेल्स। हर्ष तेरे को समझ में आ रहा है? अब मेरे को बता, नेट सेल्स लिया है, ये 4 रेशोज हम कर चुके हैं, ये पांचवी है, तो ये नेट सेल्स पहले किस रेशो में आ चुका है? बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है? हाँ जी, ये वाली नेट सेल्स पिछली यानी कि 4th रेशो में आ चुका था वर्किंग कैपिटल में, उसमें भी नेट सेल था, यहां पे भी नेट सेल है। पवन नेट सेल का फॉर्मूला बोल भाई। एक मिनट है बस, पवन से पूछे वही बोलेगा सिर्फ, और कोई बड़बड़ाएगा नहीं। बता भाई नेट सेल का फॉर्मूला। तू तो सुन रहा था ना भावुक, तू क्यों उधर देख रहा है? इधर देख, मैंने तो पूछा तुझसे, तू तो मुझसे ही पूछने लग गया। वाइवा वाले से पूछेगा क्या? नहीं भाई। गुराक्ष नेट सेल का फॉर्मूला? टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अनिक कोई और तरीके से बताइयो। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। ईशान नेट सेल का फॉर्मूला? या फिर सीओजीएस प्लस जीपी, सीओजीएस प्लस जीपी माइनस सेल रिटर्न जो भी है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में सीख लिया था। इधर देखो नेट सेल का फॉर्मूला लिखा हुआ है कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न। भाई सीधा बैठ जा, तेरे को तो भी मैं ठीक करने भी आया था, तू मनन। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में लेंगे हम इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब होता है बैलेंस शीट का पहला मेजर हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डेट सेकंड मेजर हेड। क्या फॉर्मूला बना एक बार फिर से देखते हैं। रेशियो कौन सी है ये हमारी? रेशियो है नेट एसेट्स कैपिटल, नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इस बार की जो मेरी भविष्यवाणी कह रही है, पिछले 2 साल पहले ये रेशियो आई थी। पिछले साल हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिस दिन ये पहले बार आई 2 साल पहले 2023 वाले एग्जाम्स में, तब ये आने के पूरे पूरे चांसेस थे। पिछली बार चांसेस कम थे, इस बार ये वाली रेशियो आने के पूरे चांसेस हैं। रीजन, सिंपल रीजन है कि ये रेशियो ना न्यू अमेंड हुई है 2 साल पहले, तो इसके ऊपर आप ये वाली जो 5th रेशियो है और 6th, इन दोनों में से इस बार एक पेपर में पक्का आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल में सेल रिटर्न माइनस कर देना, कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न, और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, डिबेंचर्स। लास्ट रेशियो शुरू हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है हायर द बेटर। ठीक है जी। लास्ट रेशियो 6, ये भी न्यू है, तो ये वाली 2 रेशियो मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूं 2 में से कोई एक रेशियो पेपर में आ सकती है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, या इसी का नाम है नॉन करंट एसेट्स। नॉन सीए का मतलब नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का रेशियो ऊपर फिर से सेम लिया, नेट आरएफओ। अब मेरे को एक बात बताओ, नेट आरएफओ टोटल कितनी रेशियोज में आ चुका है? 2 जो बोल रहा है गलत है, 3 है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट फिक्स्ड एसेट्स और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं। नेट आरएफओ ये वही का वही सेम है। नेट फिक्स्ड एसेट, ये शब्द ना पहली बार आ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स को जो हम पिछला चैप्टर है, पिछला चैप्टर इससे पता है कौन सा है? नहीं नहीं, बैलेंस शीट वाले चैप्टर की बात करना चाह रहा हूं। उसमें हम फिक्स्ड एसेट को पीपीई के नाम से पुकारते थे। फुल फॉर्म याद है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट फिक्स्ड एसेट, जब भी वर्ड आए नेट, उसका सिंपल मतलब होता है डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देना। अब जल्दी से 6 की 6 रेशियो है और उसके फॉर्मूले याद कर रहे हैं। सबसे पहला क्या था? इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला था कोरफो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कोरफो के 2 फॉर्मूले, सेल्स माइनस जीपी या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। सेकंड रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ऊपर था नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 चीजें, डेटर्स और बीआर। क्रेडिट सेल का फॉर्मूला टोटल सेल माइनस कैश सेल। ठीक है। उसके बाद तीसरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ऊपर नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल में 2 चीजें, क्रेडिटर और
क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला टोटल माइनस कैश माइनस परचेज रिटर्न। चौथी रेशियो का नाम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें ऊपर क्या लिखा था, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल या एवरेज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स नेट आरएफओ का फॉर्मूला कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक बोला ना हमने, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। पांचवी रेशियो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। फिर से ऊपर नेट आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। छठवीं रेशियो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ऊपर सेम नेट आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला माइनस डेप्रिसिएशन। चलो